अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग रैमसे टेस्ट को डिस्कस करेंगे। बेसिकली रैमसे टेस्ट आम तौर पे इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हमें ये पता चल सके कि जो हमने मॉडल के अंदर फंक्शनल फॉर्म ली है, क्या वो फंक्शनल फॉर्म मॉडल की ठीक है कि नहीं। बेसिकली जब हम कोई मॉडल सिंपल रन करते हैं, अगर यहाँ पे मैं एक सिंपल मॉडल लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके अगेंस्ट अल्फ़ा नॉट प्लस अल्फ़ा वन एक्स वन प्लस अल्फ़ा टू एक्स टू स्केयर प्लस एरर टर्म। अब यहाँ पे देखें कि जो हमने मॉडल बनाया है इसमें एक्स वन का डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप है। तो हमें ये क्लियर नहीं होता कि हमने जो फंक्शनल फॉर्म ली है वो तो लीनियर में ली, लेकिन आया उसका क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप था या लीनियर था, तो हमें इस बारे में कंफर्मेशन नहीं होती। तो ये बात कंफर्म करने के लिए कि आया हमने जो मॉडल बनाया है उसकी फंक्शनल फॉर्म ठीक है या नहीं, उसके लिए हम लोग रैमसे टेस्ट को अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली रैमसे टेस्ट इसलिए यूज़ किया जाता है मॉडल मिस स्पेसिफिकेशन, जो हमने मॉडल बनाया कि वो मिस स्पेसिफाइड तो नहीं है, कि आया हमने फंक्शनल फॉर्म तो गलत नहीं ले ली, क्योंकि जब फंक्शनल फॉर्म ही गलत हो जाएगी तो उसके बाद हमारे जितने भी रिज़ल्ट्स हैं वो सारे बाइस्ड रिज़ल्ट आएंगे। उन रिज़ल्ट्स को कोई फ़ायदा नहीं है, ना उनकी बेस पे हम कोई पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं, ना फोरकास्टिंग कर सकते हैं। अब बात ये कि वाई डू वी यूज़ रैमसे टेस्ट, इसके बारे में एक तो सबसे पहली बात बता दी कि फंक्शनल फॉर्म, क्या वो फंक्शनल फॉर्म ठीक है या नहीं। दूसरा, डिटेक्शन ऑफ ओमिटेड वेरिएबल, तो कहीं ना कहीं हमें ये भी बता देता है कि जो वेरिएबल ऐसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल हमें अपने मॉडल में शामिल करने चाहिए थे, ऐसा ना हो कि वो हमने कहीं मॉडल में शामिल ही ना किए हों। लेकिन ओमिटेड वेरिएबल के लिए अलग एक टेस्ट होता है, वो इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। और तीसरा जो है मॉडल रोबस्टनेस है, ये असेस करने के लिए कि क्या मॉडल ने जो सारा डाटा स्ट्रक्चर था वो इफेक्टिवली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके लिए भी रैमसे टेस्ट को यूज़ किया जाता है। अब अगर हम बात करें तो क्या मतलब प्री कंडीशन क्या है, कि ऐसी क्या प्री कंडीशन है कि अगर वो हों तो रैमसे टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, अगर इनमें से कोई एक ऐसा इशू आ गया तो हम रैमसे टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये ऑर्डिनरी लीस्ट के रिग्रेशन के ऊपर रन होगा। पहले आप ओएलएस रन करेंगे, फिर उसके बाद आप रैमसे टेस्ट को अप्लाई करेंगे। दूसरा ये है कि आपके डाटा के अंदर होमोस्कैडिसिटी हो और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अब अगर होमोस्कैडिसिटी है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपको ट्रू और एक्चुअल रिजल्ट्स देगा। अब देखें, टेस्ट तो आप अप्लाई कर देंगे, वो आपको रिजल्ट्स भी दे देगा, लेकिन वो रिजल्ट्स ठीक नहीं होंगे अगर आपके डाटा के अंदर होमो या नॉर्मलिटी है, होमोस्कैडिसिटी नहीं है, या आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो रैमसे टेस्ट अप्लाई करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप चेक कर लें कि आपके डाटा सेट के अंदर होमोस्कैडिसिटी हो और आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो फिर आप रैमसे टेस्ट अप्लाई करें, तो वो आपको बेहतर रिजल्ट्स देगा। वरना टेस्ट तो आप लगाएंगे, रिजल्ट तो वो दे देगा, लेकिन वो उन रिजल्ट्स का फ़ायदा कोई नहीं है। तीसरा ये है कि डाटा सेट के अंदर मल्टीकुलिनैरिटी ना हो। मल्टीकुलिनैरिटी तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जितना भी इकोनॉमिक्स का डाटा है या फाइनेंस का डाटा है उसके अंदर मल्टी का इशू तो होता ही होता है, लेकिन वो मल्टी हाई मल्टी ना हो, वो परफेक्ट मल्टीकुलिनैरिटी ना हो। दूसरी बात ये आती है कि ये आप टाइम सीरीज डाटा के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और पैनल डाटा दोनों के ऊपर रैमसे टेस्ट को अप्लाई किया जा सकता है। तो अब हम एक डाटा सेट लेते हैं और इस डाटा सेट के ऊपर हम रैमसे टेस्ट को अप्लाई करते हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं और देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो मॉडल है वो करेक्टली स्पेसिफाइड है या नहीं है। तो अभी हम एक्सेल में जाएंगे, एक्सेल से हम डाटा लेके रिव्यूज़ में जाएंगे और उसको अप्लाई करके वहाँ पे हम रैमसे टेस्ट को अप्लाई करते हैं। अब ये डाटा है हमारे पास एक्सेल में, तो इस हम सारे डाटा को कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद फिर हम ये सारा डाटा ए व्यूज़ में लेके जाते हैं। तो हम ये व्यूज़ में आ गए। यहाँ आने के बाद आपने फ़ाइल में जाना है, न्यू में, फिर वर्क फाइल में। यहाँ आपने बताना होता है कि आपका डाटा स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, बैलेंस पैनल है या कौन सा है। तो मेरा डाटा स्ट्रक्चर्ड है क्योंकि मेरे पास डाटा की स्टार्ट डेट भी है और एंड डेट भी है और टाइम सीरीज डाटा, इसलिए मैं इस ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ। यहाँ आपने बताना होता है कि आपके डाटा की नेचर क्या है, क्वार्टरली है, मंथली है, बाई मंथली है या वीकली है, कौन सा। तो मेरा डाटा एनुअली है, इसलिए मैं इस ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ। यहाँ हम लोगों ने स्टार्ट और एंड डेट मेंशन करनी होती है। तो मेरे डाटा सेट की स्टार्ट डेट है 1960 और एंड डेट है 2022।
तो यहाँ मैं लिखूँगा 1960 और 2022। तो इसको ओके करें। इसके बाद क्विक में जाएं, एम्प्टी ग्रुप में जाएं और यहाँ पे जाके आप अपना सारा डाटा पेस्ट कर दें। तो ये हमारा डाटा इव्यूज़ में आ गया। तो अब हम इसके ऊपर सबसे पहले OLS रन करेंगे। OLS रन करने के बाद फिर हम देखेंगे कि हमारा डाटा जो है वो करेक्टली स्पेसिफाइड था या नहीं था, जो हमने रिलेशनशिप लीनियर लिया है। क्योंकि यहाँ देखें हमने सारा लीनियर रिलेशनशिप लिया है। तो जो हमने रिलेशनशिप लीनियर लिया हुआ है क्या वो ठीक है या। तो यहाँ मेरे पास इस टाइम ये 1 2 3 4 वेरिएबल हैं। इनमें से मैं किसी एक को डिपेंडेंट रख लेता हूँ। मिसाल के तौर पे GDP को मैंने डिपेंडेंट रखा, एक्सपोर्ट और इन्फ्लेशन को मैंने इंडिपेंडेंट रखा। राइट क्लिक करें, ओपन में जाएं, इक्वेशन में जाएं और यहाँ पे इस मॉडल को लीस्ट स्क्वायर एज इट इज़ अप्लाई कर दें। तो ये हमारे पास OLS के रिजल्ट्स आ गए। अब यहाँ पे व्यू में जाएं। व्यू में जाने के बाद आप स्टेबिलिटी डायग्नोस्टिक में जाएं और स्टेबिलिटी डायग्नोस्टिक में जाने के पास ये आपके पास आ जाएगा रैम से रीसेट टेस्ट। इसको अप्लाई करें। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है नंबर ऑफ फिटेड टर्म्स, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 1 लिखा हुआ आएगा। जब 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 लिख के रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे ना तो वो आपको रिजल्ट्स देगा स्क्वायर की फॉर्म में। और अगर आप यहाँ स्क्वायर लिखेंगे तो वो आपको रिजल्ट स्क्वायर के और क्यूबिक दोनों का देगा। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे पहले 1 लिखता हूँ, तो जब मैं 1 लिख के चेक कर रहा हूँ तो वो मुझे रिजल्ट्स देगा स्क्वायर के साथ। ये ओके किया। तो यहाँ पे ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा फिटेड स्क्वायर। अब इसने मुझे ये स्क्वायर टर्म के रिजल्ट्स दिए। लेकिन हम लोगों ने जो चेक करना है कि हमारा जो मॉडल है वो करेक्टली स्पेसिफाइड था या नहीं, ये लीनियर रिलेशनशिप था या नहीं, वो हमने इस एफ स्टैट की पी वैल्यू को देखना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ज़रा कॉपी करता हूँ अपने पास। ये रेमसी टेस्ट के रिजल्ट्स को मैंने यहाँ से सिर्फ ये वाला पोर्शन कॉपी किया और मेरे पास मैं इसको यहाँ पे लेके आके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, जहाँ हमने इधर बोर्ड के ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। अब H0 क्या है? H0 ये है कि मॉडल इज़ करेक्टली स्पेसिफाइड और H1 ये है कि मॉडल इज़ मिस स्पेसिफाइड और मॉडल इज़ नॉट करेक्टली स्पेसिफाइड। हमें कैसे पता चले कि हमने H0 को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है? अगर एफ स्टैट की पी वैल्यू लेस देन 0.05 हो तो रिजेक्ट कर दें H0 को। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारी एफ स्टैट की प्रोबेबिलिटी वैल्यू वो ग्रेटर देन 0.05 है। इसका मतलब ये है कि हम H0 को रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब H0 को रिजेक्ट ना करने का मतलब ये है कि हम H0 को एक्सेप्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारा मॉडल करेक्टली स्पेसिफाइड है। तो यहाँ पे हमें ये समझ आ गया कि हमारा ये जो मॉडल हमने लिया है ये फंक्शनल फॉर्म इसकी ठीक है। अब एक और हम एग्जांपल लेते हैं और उसमें हम देखते हैं इसी डाटा के ऊपर। अभी मैंने वेरिएबल ये थे GDP, एक्सपोर्ट और इन्फ्लेशन, और हमने स्क्वायर टर्म के साथ किया। अब हम क्यूबिक के साथ भी करते हैं और ज़रा वेरिएबल चेंज करते हैं। यहाँ पर इस टाइम पेपर में ये पता चल रहा है कि हमारा मॉडल करेक्टली स्पेसिफाइड है। तो अब इस सब को मैं डिलीट करके अब मैं लेता हूँ GDP, इन्फ्लेशन और मनी को, ओपन एज इक्वेशन। यही सिंपल OLS रन करेंगे। फिर हम व्यू में जाएंगे, स्टेबिलिटी डायग्नोस्टिक में जाएंगे और यहाँ से हम रैम सीरीज। अच्छा, पहले हमने 1 के साथ चेक किया था तो उसने हमें स्क्वायर के रिजल्ट्स। अब हम ज़रा 2 के साथ चेक करते हैं। जब हम यहाँ 2 एंटर करेंगे तो हमें स्क्वायर टर्म के भी रिजल्ट्स देगा और क्यूबिक के भी देगा, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा ऐड करके दे रहा होता है। तो यहाँ पर आप देखें इसने हमें फिटेड स्क्वायर के भी रिजल्ट्स दिए और फिटेड क्यूब के भी रिजल्ट्स दिए। अच्छा, अगेन हमने H0 को या H1 को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, वो कैसे पता चलेगा? वो एफ स्टैट की पी वैल्यू देखनी है। अच्छा, अब मैं यहाँ से एफ स्टैट की ये वैल्यूज़ को कॉपी करता हूँ। रैम से टेस्ट की सिर्फ ये वाली वैल्यूज़ हमें चाहिए, तो मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से और अपने पास जो पहले वाला बोर्ड था वहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास ये आ गई। ये पुराने वाली हैं और ये अभी वाली। ठीक है। अब आप पहले वाले केस में हमारे प्रोबेबिलिटी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 थी, तो हमने H0 को एक्सेप्ट किया था। अब अगर आप देखें तो एफ स्टैट की पी वैल्यू यानी कि प्रोबेबिलिटी वैल्यू लेस देन 0.05 है, 0.00 है, तो डेफिनेटली लेस देन 0.05 है। हम लोगों ने क्या करना है? अब H0 को रिजेक्ट करना है। जब हम H0 को रिजेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने H1 को एक्सेप्ट करना है। इसका मतलब ये है कि हमारा मॉडल करेक्टली स्पेसिफाइड नहीं है, क्योंकि मैंने वेरिएबल चेंज किया ना। पहले वेरिएबल और थे, पहले वेरिएबल थे GDP, एक्सपोर्ट एंड इन्फ्लेशन। अभी मैंने लिया है GDP, इन्फ्लेशन एंड मनी। तो इस मॉडल के अगेंस्ट तो इनका लीनियर रिलेशनशिप ठीक है, लेकिन अगर ये हम वेरिएबल लेते हैं तो इस मॉडल के अगेंस्ट ये रिलेशनशिप लीनियर नहीं है, बल्कि या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है।
अब हमें कैसे पता चले कि रिलेशनशिप क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है? तो इसके लिए अगेन हम जाएंगे ईवीएस के रिजल्ट्स में और यहाँ पर ये देखें तो जहाँ पे ये वैल्यू सिग्निफिकेंट आ रही होगी तो वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि ये रिलेशनशिप जो था वो क्यूबिक पे सिग्निफिकेंट आता है, या जिस पे सिग्निफिकेंट होगा वहाँ हमें पता चलेगा कि इस मॉडल का आपस में ये रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो स्केयर टर्म भी सिग्निफिकेंट है और क्यूबिक भी सिग्निफिकेंट है। तो इसका मतलब ये है कि इस मॉडल का इन वेरिएबल्स का आपस में क्यूबिक रिलेशनशिप है, क्योंकि ये टर्म सिग्निफिकेंट है। तो जो टर्म जहाँ पे सिग्निफिकेंट आ रही होगी वो हमें बता देगी कि इस पर्टिकुलर मॉडल का आपस में रिलेशनशिप किस टाइप का है। तो यहाँ से हम ऐसे चेक करके बता देते हैं कि हमारा जो फंक्शनल फॉर्म थी वो ठीक थी या नहीं, आया उनमें क्यूबिक रिलेशनशिप था या स्क्वायर रूट का रिलेशनशिप था, नॉन क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप था यानी कि। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें एंड शेयर भी करें।